बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, जहाँ पे मजम्मत करनी है, जहाँ पे बात करनी है, जहाँ पे मुंह खोलना है, वहाँ इनका मुंह खुलता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है ना, और अब तो वो अमली जामा पहनाने की बात भी कर रहे हैं। वहाँ पे जनाब इसराइल की गवर्नमेंट ने बाकायदा कह दिया, उनका जो वजीर दिफा है उसने भी कह दिया, उनका जो वजीर आज़म है नेतन्याहू उसने भी कह दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा भी स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अमेरिकन फौजी नहीं भेज रहा, लेकिन इसराइल जंग के बाद गजा को जब खाली करवा लेगा, अब ये हमें इशारा मिल रहा है कि एक दफा फिर जंग होने जा रही है और ये गजा खाली हो जाएगा। यही कोशिश है ना कि इस खित्ते से फलस्तीनी निकल जाए, वो यहां पे ना रहे और ये कंट्रोल सारा का सारा इसराइल के पास चला जाए। तो इसराइल के पास नहीं जाएगा, अमेरिका के पास जाएगा, कंट्रोल तो चला गया। तो वो जिसकी पाकिस्तान हमेशा मुखालफत करता रहा, पूरी दुनिया करती रही, वो तो हो गया। अब इसके ऊपर जो है दुनिया पूरी मजम्मत कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के खिलाफ खड़ी हो रही है। शहबाज शरीफ का मुंह नहीं खुल रहा, जरदारी साहब का मुंह नहीं खुल रहा, आर्मी चीफ इसके ऊपर कोई लबकोशाई नहीं कर रहे, बाकी कोई बंदा इसके ऊपर बोल ही नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर। यानी इसको जवाब देने के लिए भी इनके अंदर जरूरत नहीं है। और यहां पे एक बंदा जो है उसने कहते हैं गाली निकाली है, दहशतगर्दी का पर्चा दे दो। तो ये क्राइटेरिया है जनाब, और ये बुजदली है और तो कुछ नहीं है। और उधर जनाब जो अजीबो गरीब हरकतें की हैं बिलावल ने, जाके जो तमाशा लगाया पाकिस्तान का, अपना और अपने खानदान का, वो मैं देखकर हैरान हूं। और पहले तो मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कोई फेक, ये आप जरा देखें तस्वीर, ये बिलावल की तस्वीर है, ये देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप पीछे आपको नजर आ रहा है, सामने बिलावल, एक दफा कैमरे की तरफ मुंह करके और एक तरफ दूसरी तरफ मुंह करके जो है वो बिलावल ने अपनी तस्वीर बनाई, दो पोज यहां पे रख के बनाई है। अब हम प्रोडक्शन के लोग हैं तो हमें आइडिया हो रहा है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ और दोस्त भी मेरे यही कह रहे हैं कि ये स्क्रीन है, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। यानी ये मुमकिन नहीं है ना कि अमरीकी प्रेसिडेंट जो है वो खिताब कर रहा है सामने खड़े हो गए, तो आप उसकी तरफ पिट करके तो आप अपनी फोटोएं बना रहे हैं। अब चिड़ियाघर में तो नहीं आए हुए ना कि पीछे शेर खड़ा है या भालू खड़ा है तो आप जनाब उसकी तरफ पिट करके आप अपनी फोटो में बना रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो खच मारी गई है ना, ये पीछे कोई स्क्रीन है, और मेरे ख्याल में जिस तरफ को ये बिलावल का मुंह है ना, उस तरफ को बहुत दूर कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप होगा। तो इतनी दूर बिठाया गया बिलावल को कि शायद वहां पे फिर ये स्क्रीन थी, ताकि जो दूर बैठे हुए वो स्क्रीन के अंदर नजारा कर लें और डोनाल्ड ट्रंप को करीब से देख लें। तो बज़ाहिर ये एक स्क्रीन नजर आती है, मैं आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मेरी अपने जितने भी प्रोडक्शन के साथियों से बातचीत हुई है वो सारे ये कह रहे हैं कि खान साहब ये स्क्रीन ही है, ये डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हो नहीं सकता। उसकी दो तीन वजूहत है, एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहा हो और एक लड़का खड़ा हो जाए फ्रंट रो में और उसकी तरफ पीठ कर दे तो, और सेल्फियां बनवाना शुरू कर दे, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि बिलावल इतना करीब जाके बैठ जाए, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा थोड़ा कलर कम्बिनेशन है ना, उससे भी आइडिया होता है कि ये कोई फोटो बनाई गई है स्क्रीन के सामने। तो एक तो बेवकूफ बनाने की इन्होंने कोशिश की कि जी बिलावल जाके पहली लाइन में बैठ गया, दूसरा उसके बाद बिलावल का एक खिताब दिखाया जो किसी और इवेंट का था, यानी उस जगह का नहीं था, वहां डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में खिताब नहीं हुआ। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे डाइस रखा हुआ है, जिसको वो सामने वो डाइस होता है जिसके ऊपर खड़ा होकर बंदा बात करता है, सामने जो पड़ा होता है एक छोटी टेबल डाइस, बिलावल के सामने जो डाइस पड़ा हुआ है वो किसी और तरह का है, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो डाइस पड़ा हुआ है वो किसी और तरह का है। तो एक ही तकरीब में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की उसके बाद बिलावल आया तो क्या डाइस चेंज कर दिया था? ऐसा नहीं होता। ये तकरीब का इख्तिताम कहीं और, किसी और जगह पे कोई और इवेंट, और कोई सुनने वाली ऑडियंस भी कोई और डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला कुछ और, उसकी ऑडियंस भी कोई और। वो क्लास आई हुई थी वहां पे पूरी दुनिया की, वो क्रीम आई हुई थी पूरी दुनिया की, वहां पे उन्होंने बिलावल से खिताब करवा के कोई खच मरवानी थी। तो ऐसे नहीं होता। बहरहाल मुझे बड़ी हैरत हुई और बड़ा अजीब लगा मुझे ये सारा कुछ देखते हुए कि यार इतने सस्ते हैं ये बेचारे। यही बिलावल है थोड़ा अर्सा पहले इमरान खान को पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप कहता था तस्दीक करने के लिए। अब यही उसी डोनाल्ड ट्रंप को खोते को बाप बनाना है, इनसे कोई सीखे। और उनका जो है ना वो यानी अजीबोगरीब ही काम है इनका। ये जनाब पहुंच गए वहां जाके और उन्होंने कहा जनाब कि ये अब डोनाल्ड ट्रंप, अब हमारा डोनाल्ड ट्रंप। मेरे अब्बू का भी वाकफ है, मेरी अम्मी का भी पुराने दौर के अंदर जब बेनजीर भुट्टो जिंदा हुआ करती थी तो इन्होंने हमें बुला के खाना भी खिलाया था। अब बिलावल को पता नहीं कहां से याददाश्तें आ रही हैं, लेकिन ये याददाश्तें उस वक्त नहीं थी जब इमरान खान की बुराई करने के लिए इमरान खान को कहना था कि ये पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। ये भी बिलावल ने कहा हुआ है ना। अब जनाब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यानी मुझे धचका लगा एक देख करके, यार जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा और बेनजीर भुट्टो का बेटा इतना हल्का हो सकता है, ऐसी खच मार सकता है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया और मुझे तसल्ली हुई कि नहीं, ये आसिफ जरदारी का भी बेटा है। बिलावल जरदारी जो है वो खाली उनका नहीं है खून, ये आसिफ जरदारी का भी बेटा है, तो ये इस तरह कर सकता है। मैंने अपने आप को ये सोच के तसल्ली दी और मुझे अच्छी खासी तसल्ली हो गई ये सोचने के बाद। अब जनाब अगली खबर है और बड़ी खबर है, पाकिस्तान के अंदर यौम स्याह के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और कई जगहों के ऊपर दफा 144 लगाई जा रही है, कई जगहों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में जितने अहम रहनुमा हैं उनके डेरों पे, दफातर पे और उनके घरों के आगे जो है वो
पुलिस की नफरी खड़ी कर दी गई है, पंजाब को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके पंजाब में एहतजाज ना किया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी डकैती जो पड़ी है ना पाकिस्तान में इलेक्शन में, वो पंजाब में पड़ी है, फिर कराची में पड़ी है, और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर डकैती पड़ी है, और एक डकैती बलूचिस्तान में हुई है। लेकिन बलूचिस्तान में कोई पहली डकैती नहीं है, हमेशा से इलेक्शन ऐसे ही होते आए हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो आप जब भी बलूचिस्तान में करेंगे तो उसका नतीजा कुछ और निकलेगा, लेकिन वहां पे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के बंदे लेकर आती है, क्योंकि बलूचिस्तान में उन्होंने बहुत कंट्रोल रखा हुआ है। वहां पे बहुत सारे मादनियाती वसाइल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आबादी कम है, वसाइल बहुत ज़्यादा है, और उन वसाइल के ऊपर एक अजीबोगरीब वहाँ के लोग कहते हैं जी हमारे वसाइल पे कब्जा हो रहा है, हमें मिल कुछ नहीं रहा। और जो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है वो ये कहती है जनाब नहीं, ये वसाइल भी पाकिस्तान के हमारे हैं, और ये लोग जो हैं ये कोई फरारी कहते हैं, किसी को दहशतगर्द कहते हैं। तो वो अजीब किस्म का सिनेरियो बना हुआ है। इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन हो सकता है अगर वहाँ के सरदार बैठे, वहाँ के नौजवान बैठे, पॉलिटिकल क़यादत बैठे, सारे बैठ के फैसला करें, जरगा करें आपस में, और फैसला करने के बाद हुकूमत को बताएं कि जनाब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, इस तरीके से बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा तो अमन व अमान आ सकता है। पॉलिटिकल सोल्यूशन है इन चीज़ों का, ताकत के बलबूते के ऊपर नहीं किया जा सकता। लोगों को आज के दिन क्यों निकलना होगा, यानी कल के दिन लोगों को 8 फरवरी को क्यों निकलना होगा? क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी धांधली को। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 मरतबा हुआ, एक 1971 में हुआ था और एक 8 फरवरी 2024 को हुआ था। 1971 में जब मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, और आज मैंडेट को तस्लीम ना करके पाकिस्तान की मईशत को ज़मीन बोझ कर दिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान एक खलीज पैदा होती चली जा रही है। इस खलीज को कैसे दूर किया जा सकता है बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ ने यौम से की कॉल दी है, लोगों को निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? देखिए, आम आदमी के पास जो वाहिद ताकत होती है ना, या वाहिद इख्तियार होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, तो वो उसके वोट की पर्ची होती है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बूट के साथ कुचल दिया है। तो आम आदमी की सोच और उसके इज्तमाई शऊर, जो पाकिस्तान पूरा है, अवाम का जो इज्तमाई शऊर है, उसकी तौहीन की गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ये अवामी हुकूमत नहीं है जो इस वक्त मौजूद है, और इन्हें अवाम का कोई एहसास भी नहीं है। यानी हुकूमत आई 2 नंबर तरीके से, जाली फार्म 47 इनको पकड़ा दिया हाथ में एस्टेब्लिशमेंट ने कि जाओ जाके ताड़ी हुकूमत बन गई है, ये आगे हुकूमत में बैठ गए। अब इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है, ना इन्हें अवाम से किसी किस्म की कोई हमदर्दी है। ये आए हैं जाली तरीके से, और इनको पता है कि अवाम ने इनको नहीं वोट दिया, लिहाजा ये अवाम के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। आप देख लें जो कुछ पंजाब में हो रहा है, जैसा जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिस तरह तजावुज़ात के खात्मे के नाम के ऊपर गरीबों को कुचला गया है, जिस तरह उनसे बदला लिया जा रहा है। अभी जो भी जाता है बाहर माइक लेकर बात करता है। मंसूर अली खान साहब ने बात की है और दूसरे सहाफ़ियों ने बात की है। मैं आगा शेख सरवर साहब के वो सुन रहा था, मैं नया पाकिस्तान के हमारे हसनैन हैं उनकी बातें सुन रहा था। वो जितने लोग जाते हैं पब्लिक में बात करने के लिए, कानों को हाथ लग जाता है। मैंने अपनी टीम को 2 दफ़ा भेजा है, मुझे कम से कम भी 15 इंटरव्यूज़ निकालने पड़े, बीच में से लोग इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं नून लीग को पंजाब में। ये इनकी हालत हो गई है, लोग इनका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें लोगों का एहसास ही नहीं है। अगर लोग खामोश रहेंगे ना, अगर आप खामोश रहते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी मैंडेट चोरी हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा इलेक्शन आएगा वोट डाल देंगे, तो याद रखिएगा दोबारा भी आपके साथ यही होगा। हर दफा ये हुआ करेगा कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के जोकर्स लाकर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया करेगी कि जनाब ये बंदे हमें पसंद है और ये हमारी जी हजूरी करेंगे, इनकी बूट पॉलिश की रफ्तार भी तेज है और बड़ी अच्छी पॉलिश करते हैं, हमारे बूट चमकते रहते हैं, लिहाजा इन बंदों को लाके इक्तदार में हमने बैठाना है। अवाम के इज्तमाई शऊर की और अवामी मैंडेट की हमेशा तौहीन होती रहेगी जब तक कि अवाम बाहर निकलकर अपना मैंडेट वापस नहीं लेती, तब तक। सबसे बड़ी धांधली नाज़रीन पंजाब में हुई, तो पंजाब के लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पंजाब के अंदर इतनी बड़ी धांधली हुई है तो उतना ही ज़्यादा जुल्म, जबर और फसायत भी हुई है। बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी फिर पंजाब पूरे को जो है वो एक स्टेट बना दिया गया, पुलिस स्टेट, और वहां पे पुलिस की नफरी हर जगह खड़ी कर दी गई है, डंडे सोटे चल रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर अवाम निकल आए, देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये फैसला अवाम ने करना है कि इस गुलामी में और परेशानी में कब तक रहना है, इसको कब तक बर्दाश्त करना है। जिस दिन अवाम ने यह फैसला कर लिया ना पंजाब में, ये पुलिस आपको नजर भी नहीं आएगी, कोई फोर्स आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगी। अगर 10, 15, 20, 25, 50 की तादाद में निकलते हैं, 100, 200, 500 आदमी निकलता है और इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, जब भी तो काम खराब होता है। अगर एक ही दफा लाखों लोग पंजाब के अंदर निकलकर सड़कों पे आए और वो पुरअमन एहतजाज करें, जो कि उनका हक है, तो इस निज़ाम के पसीने छूट जाएंगे। पंजाब जो है वो करोड़ों लोगों का सूबा है और पंजाब के अंदर लोगों का हक है कि वो अपने मैंडेट की वापसी का तकाजा करें, या उनका मैंडेट जो चोरी किया गया उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। पुरअमन एहतजाज की मैं बात कर रहा हूँ,
کوئی توڑ پھوڑ, کوئی زیادتی. ملک ہمارا اپنا ہے, یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں, ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں. میں نے تو اسکولوں کے بچے جب احتجاج کر رہے تھے کالجز کے, تو میں نے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ بچے یہ کالجز آپ کے اپنے ہیں, یہ عمارتیں آپ کی اپنی ہیں, تو ان کو نقصان نہیں پہنچانا آپ نے اس میں پڑھنا ہے, آپ کے بچوں نے اس میں پڑھنا ہے, آپ کے بھائیوں نے اس میں پڑھنا ہے, آپ کی فیملی نے اس میں پڑھنا ہے, لہذا ان کو نقصان نہ پہنچائیں. حکومت کے خلاف آپ ضرور احتجاج کریں, وہ آپ کا حق بنتا ہے. بہرحال بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے احتجاج کرنے ہی نہیں دیتے. آزاد کشمیر کے اندر لگاتار چھاپے پڑ رہے ہیں, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. جی بی کے اندر بھی لوگوں کو ایسے ہی روکا جا رہا ہے زبردستی. خیبر پختونخوا صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ احتجاج آزادی سے پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے, باقی پاکستان میں تو اجازت ہے نہیں. اب دنیا میں وہ تمام ممالک آگے نکل گئے ہیں جہاں پہ عوامی مینڈیٹ کی توہین نہیں کی گئی, جہاں پہ عوامی مینڈیٹ کے مطابق آگے بڑھے, وہ تمام ممالک دنیا میں ہم سے آگے نکل گئے. لیکن کیونکہ ہم نے ہمیشہ عوامی مینڈیٹ کی توہین کی, ہمارا ملک بھی ٹوٹ گیا, ہمارا بیڑا غرق بھی ہو گیا, ہماری اکانومی بھی تباہ ہو گئی, ہمارے نوجوان بھی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, پاکستان میں مایوسی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم نے اپنے ملک کی ہر چیز کو پہلے سے زیادہ بری حالت میں پہنچا دیا. وجہ کیا ہے؟ صرف عوامی مینڈیٹ کی توہین. اور توہین کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ سب کا اپنا اپنا ذاتی فائدہ, اپنا اپنا ذاتی مفاد. ناظرین, 2-3 انکشافات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے, لیکن پہلے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر 7 مقدمات درج کر دیے گئے. 7. یہ 7 مقدمات ان کے اوپر کیوں درج کیے گئے؟ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں یوم سیاہ منانے کے لیے, کہ جناب آپ کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, آپ کے ووٹ کی پرچی چوری ہوئی ہے, اس کو بوٹوں کے نیچے روندا گیا ہے, لہذا باہر نکل کر پرامن احتجاج کریں. اب یہ آئینی اور قانونی حق ہے. اب ایک خاتون یہ کام کر رہی ہیں, یہ ریاست اتنی خوفزدہ ہے کہ 7 مقدمات عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر کر دیے ہیں. یعنی جس کو دل کرتا ہے دہشت گرد بنا دیتے ہیں, جس کے اوپر دل کرتا ہے جیسا مرضی مقدمہ درج کر دیتے ہیں. ایسا تو ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے پاکستان میں, اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. جنید اکبر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر صاحب نے کہا, بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی الیکشن 2024 کو جو ہوا تھا, اب 1 سال گزر گیا ہے, احتجاج بھی اسی سلسلے میں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی اس کے لیے کوئی نام عمران خان صاحب نے فائنل نہیں کیا. ان کے نام پر کس نے لسٹیں فائنل کی, یہ سوال انہوں نے اٹھا دیا. جنید اکبر صاحب نے ایئر وائی نیوز کے ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہوں میرے اور گنڈا پور کے حالات خراب ہو جائیں, لیکن میں اور گنڈا پور ایک پیج پہ ہوں یا نہ ہوں, لیکن سب لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور لوگ ہمارے لیے نہیں عمران خان صاحب کے لیے جلسے میں آئیں گے. انہوں نے انکشاف کیا کہ الیکشن 2024 کے لیے کوئی نام عمران خان نے فائنل نہیں کیے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے نام عمران خان صاحب نے فائنل کیے ہیں, لیکن میں نے جب عمران خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی لسٹ نہیں آئی تھی. عمران خان کے نام پر ایم این ایز اور ایم پی ایز کی کس نے لسٹیں فائنل کی, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے پیغامات ملتے ہیں اور معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بیرسٹر گوہر یا کسی اور نے ابھی تک احتجاج سے متعلق بریف نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بڑی بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بندے ایم پی ایز ایم این اے بنے ہیں ان کی لسٹیں تک عمران خان صاحب نے فائنل نہیں کی, تو عمران خان صاحب کا نام لے کر کون فائنل کر رہا تھا؟ یہ سوال جنید اکبر صاحب نے اٹھایا. اس سوال کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں, لیکن ایک اور سوال ہے جو اٹھایا ہے اعظم سواتی صاحب نے. اعظم سواتی صاحب نے ایک تقریر کی ہے جیل سے چھوٹنے کے بعد, اس میں انہوں نے 2-3 نقطے اٹھائے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. اعظم سواتی صاحب کا کہنا ہے کہ جناب کارکنوں کو اکیلا چھوڑا گیا. یہ انہوں نے لیڈرشپ سے شکوہ کیا. انہوں نے بڑی خوفناک باتیں بتائی, ایسے کہ گاڑیوں کے اندر بند کارکنوں کو گاڑیوں میں پیشاب کرنا پڑ گیا, اتنی دیر تک انہیں گاڑیوں میں بند کر کے رسوا اور ذلیل کیا گیا. جو کارکنوں کے ساتھ تشدد ہوا اور جس طرح کے حالات میں انہیں رکھا گیا, پارٹی قیادت نے انہیں بالکل نظر انداز کر دیا. یہ اعظم سواتی صاحب نے شکوہ کیا. وہ تو ڈی چوک میں بھی نظر انداز کیا, 2 دفعہ کیا, کارکنوں کو چھوڑ کر چلے گئے, اور وہاں پہ کارکنوں کو گولیاں بھی لگیں, اور جن کو گولیاں لگیں, جو شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے, ان کے لیے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کچھ بھی نہیں کیا. پیسے اگر دے رہے ہیں تو پیسے دینا کون سی بات ہے؟ اصل بات تو یہ کہ آپ ان کو انصاف لے کر دیں. وہ وہاں پیسے لینے کے لیے تو ڈی چوک میں کوئی نہیں آیا تھا, پی ٹی آئی کے کارکن تو آئے تھے انصاف لینے کے لیے, تو انہیں انصاف آپ نے لے کر نہیں دیا. جو لوگ قتل ہو گئے ان کے لیے کیا کیا گیا اب تک؟ تو گراؤنڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. جو لوگ لاپتہ ہوئے ان کے نام, لسٹیں, ان کے گھر والوں کے بیانات کہاں ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. تو اب ان واقعات کو لگ بھگ 3 مہینے ہونے والے ہیں, اور 3 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کی جانب سے
सानेहा डी चौक के हवाले से अभी तक की डेवलपमेंट जीरो ही है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक मुकदमा इस्तगासा इन्होंने मुकदमे के लिए किया एक अदालत में, और वहां पे भी पार्टी की लीडरशिप जाने से कतराती है। यानी कारकुन के लिए कोई नहीं निकलता, कोई नहीं जाता, कोई नहीं आवाज उठाता, और लीडर के लिए सारे निकलते हैं। कारकुन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं इन लीडर्स के लिए, लेकिन इन्होंने कारकुनों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। नाज़रीन, अब ये शिकवा जो है वो उनकी जानिब से भी आया, आजम सवाती साहब की जानिब से, और उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, मैं इमरान खान साहब को बताऊंगा, और इस तरह के मामला उन्होंने उठाए और खासे गुस्से में थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कारकुनों को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं और हम सब इमरान खान साहब के पीछे हैं, हमारी सबकी वफादारी इमरान खान साहब के साथ है और उनके विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो आजम सवाती साहब ने कहा कि मैंडेट भी वापस होगा, और जिस तरह वो बात करते हैं खुलकर उसी तरह आजम सवाती साहब ने बात की। लेकिन जुनैद अकबर और आजम सवाती साहब ने हसास मामलात को छेड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की इस बात की कि एक जनाब स्टेटमेंट अखबारात के अंदर छपवाया गया था, ये एक स्टेटमेंट डॉन अखबार में छापा गया है कि पीटीआई के बड़े कंसर्न्स हैं इमरान खान की हेल्थ के हवाले से और उनके लिए अर्जेंट मेडिकल केयर मांगी गई है, तो इसको फेक न्यूज़ करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इससे पहले जंग अखबार में गालिबन और कहीं और भी ये खबर छपवाई गई थी कि इमरान खान साहब का शुगर और ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, तो इस तरह की खबरें या अफवाहें फैलाई गई। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा, उन्होंने क्लियरली कहा कि इमरान खान को किसी किस्म के ऐसे मामलात नहीं है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई शुगर का मामला है, और ना उन्हें कोई दिल की बीमारी है। माशाल्लाह इमरान खान फिट एंड हेल्दी हैं, ये उन्होंने कहा। और हमारी फैमिली जो है वो इमरान खान साहब से मिली है 6 फरवरी को, और 1 दर्जन के करीब जो वकला है वो भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स जो है वो भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर ट्रायल के दौरान मौजूद थे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। और होता ही है ना कि पहले खबर फैलाई जाती है कि वो बंदा बीमार है और फिर अचानक से जो है वो खबर फैलाई जाती है कि वो बहुत और बीमार है। तो इस तरह की चीज़ें करके बाद में जो उनके घर वाले हैं उन्हें ये खदशा है कि इमरान खान साहब की बीमारी या उनकी हेल्थ की खराबी की झूठी खबरें फैलाकर कल को कोई और कार्रवाई ना डाल दी जाए। तो इसलिए वो हमेशा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हैं, मुकम्मल तौर पे फिट हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल इशू किसी किस्म का इमरान खान साहब को नहीं है, चंगे भले हैं, वो वर्जिश भी करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं। नाज़रीन, हालात ने शहबाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे पहुंचा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसूली तौर पर तो इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हैं और वो नए इलेक्शन के हक में है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ एक और है, वो बड़ा टेक्निकल है। मामला ये है कि वो ये जानते हैं कि इस हुकूमत के साथ फजलुर रहमान साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। और फजलुर रहमान साहब ये भी जानते हैं कि अगर दोबारा इलेक्शन हो गया तो इस वक्त फ़ायदा फजलुर रहमान से ज़्यादा इमरान खान साहब को होगा और वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। फजलुर रहमान साहब के लिए फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कल को नून लीग की जगह पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, वज़ीर आज़म नून लीग का नहीं पीटीआई का होगा। तो ये जो फ़र्क है फजलुर रहमान साहब को ये हज़म नहीं हो रहा जब तक कि उनके लिए कोई मार्जिन नहीं निकलता। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोल रहा है, फजलुर रहमान साहब सियासत करेंगे, वो तवज्जो हासिल करेंगे, वो मीडिया में रहना चाहेंगे, वो अपनी अहमियत को सामने लाना चाहेंगे, लेकिन वो अभी फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी अगर इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारा कुछ ही उल्टा पलटा देगी और वो यकतरफा इलेक्शन होगा और तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। नाज़रीन, कुछ और चीज़ें शेयर करता हूँ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।